चलिए नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में। आज के इस सेशन को हम प्रारंभ करें उससे पहले पिछले वीडियो में जो हमने आपसे 3 प्रश्न पूछा था वो देख लेते हैं। तो इसके तहत हमारा पहला प्रश्न था जो हमने आपसे पूछा था, ये प्रश्न था कि किस राज्य के राजमार्गों के उन्नयन के लिए एशियाई विकास बैंक अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार के बीच 295 मिलियन डॉलर के ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। तो राइट आंसर होगा बिहार। दूसरा प्रश्न हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में किस तिथि को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस यानी कि वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे मनाया गया। तो राइट आंसर था 28 जुलाई 2023 को। और तीसरा प्रश्न हमने आपसे पूछा था कि कौन हाल ही में भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। आपको ध्यान होगा महाराष्ट्र के आदित्य सामंत अभी हाल ही में भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगर आप बिहार में आयोजित होने वाली किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो इस श्रृंखला के वीडियो को आप रेगुलर बेसिस पे फॉलो कीजिए। निश्चित तौर पर यहाँ से आपकी तैयारी बेहतर होगी। और इसका रिवीजन जो है, इसका जो रिवीजन क्विज है वो आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर उपलब्ध कराया गया है। निःशुल्क आप वहाँ पर इसे ज्वाइन करके इसका डेली क्विज को भी अटेंड कर सकते हैं। चलिए, अगर आप सीरीज से पहली बार जुड़े हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा, पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। अगर आपको लगे कि इस वीडियो श्रृंखला से आपकी हेल्प हो सकती है तो इसका प्रीवियस पार्ट जो हमने चैनल पर अपलोड किया है आप उसे जरूर देखिएगा। और इसके अतिरिक्त अगर आपको बिहार स्पेशल मंथली करंट अफेयर्स का संग्रह चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मंथली करंट अफेयर्स का जो प्लेलिस्ट है आप वहाँ पर जाकर देखेंगे तो तमाम मंथ के करंट अफेयर्स वहाँ पर आपको एक साथ मिल जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर फिलहाल आज के इस वीडियो के हम पहले प्रश्न पे। ये प्रश्न बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये नवीनतम एक रिपोर्ट है नीति आयोग की। और यहाँ भी यह प्रश्न है कि हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी एक्सपोर्ट इंडेक्स यानी कि निर्यात सूचकांक में बिहार ओवरऑल कौन सा स्थान मिला है, या फिर बिहार को ओवरऑल कौन सा स्थान मिला है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा बिहार को इसमें 22वां स्थान मिला है। एक चीज यहाँ पर ये ध्यान देंगे, नीति आयोग जो है ये बीपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक है। कई बार यहाँ से आपके एग्जाम में विभिन्न प्रकार से पूछे गए हैं। तो इस तरह के प्रश्नों पर आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर इसका जो राइट आंसर था विकल्प नंबर बी यानी कि 22वां स्थान बिहार को मिला है। हालांकि कुछ चीजें और भी है जहां से प्रश्न आपके अराइज हो सकते हैं। तो चीजों को विस्तार से देखते हैं कि पहला पॉइंट है नीति आयोग ने हाल ही में एक्सपोर्ट इंडेक्स जारी किया है जिसमें बिहार का देश में ओवरऑल 22वां स्थान है। अर्थात अब बिहार भी धीरे धीरे निर्यात के हर पैमाने पर आगे बढ़ रहा है। हालांकि रिपोर्ट के आधार पर यह भी आपको ध्यान रखना है कि रिपोर्ट के अनुसार अभी देश के कुल निर्यात में बिहार का जो हिस्सेदारी है या फिर भागीदारी है वो महज 0.52% ही है। तो ये आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूरे भारत में अगर हम निर्यात की बात करें तो पूरे भारत से जितने भी वस्तु या उत्पाद का निर्यात होता है उसमें बिहार की जो भागीदारी है वो महज 0.52% है। समझिए कि 1% नहीं, आधा परसेंट के आसपास है। तो एग्जैक्ट डाटा यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे। अगले कुछ पॉइंट में बात करें इसके अतिरिक्त यानी कि एक्सपोर्ट इंडेक्स के अतिरिक्त कुछ अन्य पैमाने हैं उसकी यहाँ पर हम बात करें तो इसके अंतर्गत बिजनेस इकोसिस्टम में बिहार को 27वां स्थान मिला, निर्यात नीति में 13वां स्थान, निर्यात इकोसिस्टम में 25वां, निर्यात परफॉर्मेंस में 29वां और लैंड लॉक स्टेट से होने वाले निर्यात में बिहार का 9वां स्थान है। तो इसके तहत यहाँ से भी क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। हालांकि यहाँ जो प्रश्न हमने आपसे पूछा ये ओवरऑल पूछा है कि बिहार को ओवरऑल पूरे भारत में राज्यों में कौन सा स्थान मिला, तो 22वां स्थान मिला है। अब वहीं पर अगले पॉइंट की हम बात करें तो नीति आयोग के इस रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा समय में बिहार में सबसे अधिक निर्यात बेगूसराय जिला से हो रहा है। अगर जिला पूछा जाए बिहार के संदर्भ में तो बिहार के बेगूसराय जिला से इस समय वर्तमान समय में अधिक निर्यात होता है, अर्थात सबसे अधिक निर्यात होता है। तो ये चीजें यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। नो डाउट यहाँ से आपके बीपीएससी जैसे एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 65 वर्षों के इतिहास में किस राज्य की बिजली कंपनी पहली बार मुनाफे में आई है। ये रिपोर्ट अभी हाल ही में आई है और इसको लेकर यहाँ पर आपको जानकारी दे दूँ। इसका जो राइट आंसर है ये है विकल्प नंबर ए यानी कि बिहार। दरअसल ये बिजली कंपनी पहली बार अपनी स्थापना के पहली बार मुनाफे में आई। इसका एक ही रीजन है कि जब से सरकार ने यानी कि बिहार सरकार ने स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगाने की घोषणा की है तब से इसमें मुनाफा देखा गया है। तो इसी का परिणाम है, उसी चीज को यहाँ पर लिखा गया है कि बिहार में लग रहे स्मार्ट बिजली मीटर का ही परिणाम है कि स्थापना के 65 वर्षों के इतिहास में पहली बार बिहार की बिजली कंपनी मुनाफे में आई है। दरअसल अगर मुनाफे की हम बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार यह मुनाफा करीब 200 करोड़ से भी अधिक का है।
स्थापना के 65 वर्ष बाद ये मुनाफा पहली बार बिहार की बिजली कंपनी को हुआ है। दरअसल कुछ चीज़ें यहाँ पर यह भी है, हालांकि इस रिपोर्ट के अनुसार बात करें पूरे भारत के 28 राज्यों में, तो केवल 6 राज्य की बिजली कंपनियां ही ऐसी है जो कि वर्तमान में यानी कि मौजूदा समय में मुनाफे में यानी कि बेनिफिट में है। ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की, तो बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का गठन हुआ था 1958 में, और फिर 1 नवंबर 2012 को बोर्ड को भंग कर 5 कंपनियां गठित की गई थी क्षेत्रीय आधार पर, और इसका एक ही उद्देश्य था कि वित्तीय घाटे को कम करना। देखिए, स्थापना हुई थी 1958 में, 65 वर्ष पहले, और कभी भी इसमें मुनाफा नहीं हुआ, और इसी को ध्यान रखते हुए वित्तीय घाटा को कम करने के उद्देश्य से 1 नवंबर 2012 को इस बोर्ड यानी कि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को भंग करते हुए 5 कंपनियां गठित की गई थी, जो कि बिहार के कह सकते हैं अलग अलग कोने में अपनी सुविधा दे रही है। इसका एक ही उद्देश्य था कि वित्तीय घाटे को कम करना, जिसका परिणाम अभी हाल ही में देखने को मिला, और इसको लेकर आपको ये ध्यान रखना, ये तभी संभव हो पाया जब बिहार सरकार ने स्मार्ट बिजली मीटर लगाने की घोषणा की थी। तो ये चीज़ यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि पुस्तक कारगिल एक यात्री की जुबानी का हाल ही में विमोचन किया गया है। बताएं कि इसके लेखक या फिर लेखिका कौन है। इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका विकल्प नंबर ए यानी कि ऋषिराज। इस पुस्तक के बारे में यहाँ पर लिखा गया कि पुस्तक कारगिल एक यात्री की जुबानी के लेखक ऋषिराज है, और यह पुस्तक को प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया है। और इस पुस्तक का या फिर इस पुस्तक के हिंदी और अंग्रेजी संस्करण का विमोचन हाल ही में नई दिल्ली में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर रक्षा मंत्री अजय भट्ट के द्वारा किया गया। रक्षा राज्य मंत्री, एक्चुअली में रक्षा मंत्री तो राजनाथ सिंह है, लेकिन रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, इन्हीं के द्वारा भी हाल ही में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर इसका विमोचन किया गया, हिंदी और अंग्रेजी दोनों संस्करण का। और इस पुस्तक के लेखक कौन है, इस पुस्तक का नाम क्या है, किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, ये तमाम चीजें एग्जाम में इस प्रकार से बन सकते हैं। इस पुस्तक की बात करें तो यह पुस्तक कारगिल युद्ध से संबंधित है, और ऋषिराज ने यह पुस्तक सभी 527 अमर बलिदानियों को समर्पित की है, जिन्होंने कारगिल युद्ध में देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। इन्हीं पर यह आधारित है। इसी चीज के बारे में इसमें विस्तार पूर्वक लिखा गया है, और हमने कल नहीं बल्कि पिछले वाले क्लास में जानकारी आपको दिया था कारगिल युद्ध के बारे में। दरअसल कारगिल जो युद्ध हुआ था ये भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, और पाकिस्तान पर भारत का जो जीत हुआ था उसी को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है कारगिल दिवस। और इसी चीज को यहाँ पर लिखा गया है कारगिल दिवस के बारे में या फिर कारगिल युद्ध के बारे में, कि कारगिल युद्ध जिसे कि ऑपरेशन विजय के भी नाम से जाना जाता है, और भारत और पाकिस्तान के बीच मई से जुलाई 1999 के बीच ये कश्मीर के कारगिल जिले में हुआ था। और इस युद्ध की बात करें तो भारत इसमें विजयी रहा था, पाकिस्तान इसमें पराजित हुआ था, और इसी को चिन्हित करने के लिए कारगिल विजय दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अगर एग्जाम में प्रश्न बने कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि हमने आपको बताया कि प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, और अभी हाल ही में 26 जुलाई 2023 को भी मनाया गया है। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले जब विकल्पों पर आप नजर डालेंगे तो यहाँ पर आपको एक विकल्प में दिख रहा होगा, विकल्प नंबर बी में ऋषि सुनक वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, और ये भारतीय मूल के हैं। ये आप ध्यान रखेंगे, आप सभी को हालांकि मालूम भी होगा। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा चौथा प्रश्न होगा कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किसे प्रथम उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी यानी कि रतन टाटा। आप यहाँ पर रतन टाटा को इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि महाराष्ट्र सरकार ने दिग्गज उद्योगपति और टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा को पहला उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया है। ये उद्योग रत्न जो अवार्ड है महाराष्ट्र सरकार का, ये इसका पहला संस्करण है, और पहला संस्करण का जो अवार्ड है ये उद्योगपति रतन टाटा को दिया गया है। हालांकि रतन टाटा की बात करें तो इसके अतिरिक्त उन्हें कई और भी सम्मान मिले हैं, जैसे कि वर्ष 2008 में उन्हें भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। वर्ष था 2008। हालांकि इससे पहले वर्ष 2000 में तीसरे सर्वोच्च पुरस्कार पद्म भूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। भारत सरकार के जो बड़े पुरस्कार हैं उनमें दूसरे सबसे बड़े पुरस्कार हैं पद्म विभूषण, और तीसरा है पद्म भूषण। तो इन दोनों सम्मान से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। हालांकि एक जानकारी हमने आपको 2022 में दिया था। दरअसल 16 फरवरी 2022 को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने रतन टाटा को असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से नवाजा था, या फिर सम्मानित किया था। आपको याद आ रहा होगा अगर आप 2022 से रेगुलर क्लास को फॉलो किए हैं, इसको लेकर चीजें हमने आपको बतलाया था। लेकिन इसके अतिरिक्त हाल ही का एक न्यूज है कि हाल ही में अप्रैल 2023 में रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है।
एक प्रश्न यहाँ से अराइज हो सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान पाने वाले एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो सचिन तेंदुलकर, जिन्हें कि वर्ष 2012 में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया था। अच्छा, इसके अतिरिक्त जब यहाँ पर आप विकल्पों पर नजर डालेंगे तो यहाँ पर विकल्प नंबर ए में आपको दिख रहा होगा माधव हाडा, जो कि 32वां बिहारी पुरस्कार से अभी हाल ही में इन्हें सम्मानित किया गया है। हालांकि इसके अतिरिक्त के बिरला फाउंडेशन द्वारा जो अन्य 2 साहित्यिक पुरस्कार दिया जाता है, एक तो सरस्वती सम्मान, एक व्यास सम्मान, इसको भी लेकर हमने आपको जानकारी दिया था। और वहीं पर जो विकल्प नंबर सी में आप देख रहे हैं गीतांजलि श्री, इनकी एक उपन्यास है, हिंदी की उपन्यास है, जो इनका नाम है रेत की समाधि। तो रेत की समाधि अर्थात टॉम ऑफ सैंड को 2022 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और ये पहली उपन्यासकार बने थे हिंदी की जिन्हें ये सम्मान मिला था या फिर इसके रचना को मिला था। और ये गीतांजलि सी, आपको ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। चलिए यहाँ पर हम चलते हैं अगले 5वें नंबर प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले बिहार के संदर्भ में कुछ जानकारी आपको दे दें। दरअसल यहाँ पर हम भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की बात कर रहे थे, तो इसी दिशा में आपको बिहार के बारे में यहाँ पर मैं कुछ जानकारी दे रहा हूँ। जैसे कि 2023 में जो पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई, तो पूरे भारत से 106 विभूतियों को सम्मानित किया गया। इन 106 में बात करें तो वर्ष 2023 में 6 को पद्म विभूषण और उसके बाद 9 को पद्म भूषण और 91 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इन्हीं 91 पद्मश्री में से बिहार को 3 पद्मश्री अवार्ड मिला, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 बिहारी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इनमें एक नाम है श्रीमती सुभद्रा देवी, जिन्हें कला के लिए सम्मान मिला, श्री आनंद कुमार शिक्षा के लिए और श्री कपिल देव प्रसाद कला के लिए। तो 2023 में 3 विभूतियों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि भारत का चौथा सर्वोच्च सम्मान है। हालांकि बिहार के संदर्भ में बात करें कि बिहार को पहला पद्मश्री पुरस्कार कब मिला था, तो बिहार की बात करें तो वर्ष 1961 में सामाजिक कार्य के लिए बिहार के अवाल शाह को पहली बार यह पुरस्कार दिया गया था। हालांकि अब तक के आंकड़ों के आधार पर 77 बिहारियों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये चीजें भी आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम अगले 5वें नंबर प्रश्न पे कि किस देश के क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रॉड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो स्टुअर्ट ब्रॉड, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं, ये किस देश की खिलाड़ी है? तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि इंग्लैंड। यानी कि एक ब्रिटिश खिलाड़ी है जिन्होंने अभी हाल ही में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। हालांकि 2023 में क्रिकेट से जो संन्यास लिए खिलाड़ी हैं उसकी सूची यहाँ पर हमने शामिल किया है। हमने देखा कि इस प्रकार से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के एरॉन फिंच, भारत के जोगिंदर शर्मा, भारत के मुरली विजय, ऑस्ट्रेलिया के डैनियल क्रिश्चियन, दक्षिण अफ्रीका के हाशिम अमला, दक्षिण अफ्रीका के ही ड्वेन प्रिटोरियस और उसके बाद पाकिस्तान के कामरान अकमल, और हाल ही में ये जानकारी हमने 3 से 4 दिन पहले दिया था, श्रीलंका के लाहिरू थिरिमा ने। ये सभी 2023 में जो क्रिकेट से संन्यास लिया है उनकी यहाँ पर सूची है। हालांकि कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में बांग्लादेश वनडे टीम के कप्तान, यानी कि बांग्लादेश एक दिवसीय क्रिकेट टीम के कप्तान जो है तमीम इकबाल, इन्होंने संन्यास की घोषणा की थी और ये न्यूज बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हुआ था, बहुत ज्यादा फैला भी था। लेकिन कुछ समय पश्चात इन्होंने अपने फैसले को बदल दिया, जिसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि अभी इन्होंने मतलब कर सकते हैं संन्यास नहीं लिया है। अन्यथा अगर एग्जाम में प्रश्न बने तो हो सकता है यहाँ से आप प्रश्न को गलत कर दें। अब ये संन्यास नहीं लिया, अपने फैसले को ये बदल लिए कुछ समय पश्चात हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर क्रिकेट की दरअसल बात हो रही है तो एक जानकारी आपको दे दूं कि इस वर्ष 2023 में भारत की मेजबानी में 13वां एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 तक खेला जाएगा। ये चौथी बार होगा जब भारत क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा एक दिवसीय अर्थात वनडे क्रिकेट की। ये ध्यान रखिएगा, ये इसका 13वां संस्करण है। हालांकि इन 12 संस्करण कंप्लीट हुआ है, ये 13वां तो आयोजित होगा 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक। हालांकि अब तक जो 12 संस्करण जो कंप्लीट हुआ है इसमें आपको ध्यान रखना है कि 2 बार भारत ने इस किताब को अपने नाम किया। एक तो 1983 में कपिल देव की अगुवाई में, आपको ध्यान रखना है, और उसके बाद एक 2011 में आपको ध्यान रखना है किसकी अगुवाई में, तो महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में दूसरी बार इस किताब को यानी कि एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का किताब भारत ने अपने नाम किया। ये 2 बार 1983 और 2011 में। हालांकि यहाँ पर क्रिकेट की बात हो रही है और यहाँ पर हम बात कर रहे थे एक दिवसीय क्रिकेट की, लेकिन दूसरी ओर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं T20 क्रिकेट विश्व कप की। इसमें अगर हम बात करें भारत ने कितनी बार खिताब को अपने नाम किया है, तो भारत ने महज एक ही बार अर्थात पहले ही संस्करण का खिताब अपने नाम किया था, जो संस्करण 2007 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ था। यहाँ पर बात हो रही ICC T20 क्रिकेट विश्व कप की, T20 फॉर्मेट की यहाँ पर बात हो रही। दरअसल ICC की तरफ से जो क्रिकेट का फॉर्मेट है वे 3 फॉर्मेट है, एक तो है टेस्ट, एक है वनडे और एक है T20। तो यहाँ पर हम T20 की बात कर रहे हैं। हालांकि अगर हम बात करें T20 क्रिकेट की, इसमें 2 टीमें ऐसी हैं जो कि 2 बार इस खिताब को अपने नाम किया है, एक तो इंग्लैंड और एक वेस्ट इंडीज। हालांकि इसका जो पिछला संस्करण था 8वां संस्करण जो कि ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ
2022 में, इसमें पाकिस्तान को हराकर इंग्लैंड इसका विजेता बना था दूसरी बार। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखिए। चलिए फिलहाल यहाँ पर हम इसे छोड़ते हुए चलते हैं आगे। अगला हमारा छठा प्रश्न है कि हाल ही में आयोजित हुई ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत को कौन सा स्थान मिला है। इस प्रश्न का हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा भारत को इसमें स्थान मिला है दूसरा। इसकी पदक तालिका को भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ जानकारी है, जैसे कि ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 का आयोजन 16 से 24 जुलाई 2023 तक दक्षिण कोरिया के चांगवोन शूटिंग रेंज में किया गया। आयोजन तिथि की बात करें तो 16 से 24 जुलाई 2023, और यह इस प्रतियोगिता का तीसरा संस्करण था। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। भारत के दृष्टिकोण से पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि 90 निशानेबाजों के साथ इस प्रतियोगिता में सबसे बड़ा दल था भारत। अर्थात कहने का सेंस यहाँ पर यह है कि सबसे बड़ा जो दल था 90 निशानेबाजों के साथ, 90 प्रतिभागियों के साथ, ये भारत सबसे बड़ा दल था यहाँ पर इस तीसरे संस्करण में। हालांकि इसके पदक तालिका की बात करें, जो 3 शीर्ष देश हैं, अगर एग्जाम में प्रश्न बने कि इसमें पहले स्थान पर कौन रहा, तो इसमें पहले स्थान पर रहा चाइना। चाइना ने कुल मिला के 28 पदक अपने नाम किया, और इन 28 पदकों में आप यहाँ पर देख सकते हैं 12 स्वर्ण, 9 रजत और 7 कांस्य अर्थात 7 ब्रॉन्ज मेडल। दूसरे स्थान पर भारत रहा, और भारत के दृष्टिकोण से बात करें तो भारत ने ओवरऑल अर्थात कुल 17 पदक अपने नाम किया। इसमें 6 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल था। तीसरे स्थान की बात करें तो तीसरे स्थान पर यूक्रेन रहा, 5 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य, कुल मिला के 10 पदक के साथ। तो पदक तालिका में प्रथम, द्वितीय और तृतीय से संबंधित आपको पूछा जा सकता है। पहला वाला तो निश्चित तौर पर पूछा जाएगा, और दूसरा यहाँ पे भारत के संदर्भ में है, तो इस लिहाज से आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और ये कौन सा संस्करण था, कब आयोजित हुआ, कहाँ आयोजित हुआ, इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। हालांकि इसी प्रकार की जो प्रतियोगिताएं आयोजित हो चुकी या फिर आयोजित होने वाली आने वाले समय में, इसको लेकर जो शुभंकर या फिर जो इसका मस्कट जारी होता है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनना कॉमन है। तो इसको लेकर हमने हाल ही में जानकारी आपको दिया था कि एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी चेन्नई 2023 में जो होना है, ये भारत की कह सकते हैं मेजबानी में पहली बार चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित हो रहा है। और इसको लेकर अभी हाल ही में इसका शुभंकर जारी किया गया बॉम्बन। और इसके अतिरिक्त जैसे कि यूरोपीय चैंपियनशिप अर्थात जिसे कि यूरो के भी नाम से जाना जाता है, ये 2024 में जो आयोजित होना है, इसका शुभंकर जारी किया गया टेडी बियर। 37वें राष्ट्रीय खेल जो कि गोवा में आयोजित होना है, इसका मतलब जो कर सकते हैं शुभंकर है, ये मोगा जारी किया गया। हालांकि 36वें राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन हुआ, ये गुजरात के 6 शहरों में हुआ था। ये भी जानकारी आपको हमने दिया था। दरअसल 37वें राष्ट्रीय खेलों की बात करें तो इसका तिथि का भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। जब अनाउंसमेंट होगा तो हम आपको जानकारी अवश्य देंगे। इसके अतिरिक्त वर्ष 2022 में जो 22वां राष्ट्रमंडल खेल अर्थात कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित हुआ था बर्मिंघम ब्रिटेन में, इसका शुभंकर था पैरी द बुल। और इसके बाद यहाँ पर अगला है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल, जो कि राजस्थान सरकार की तरफ से इसकी शुरुआत की गई थी। इसको लेकर जारी किया गया था शुभंकर शेरू। और अभी हाल ही में जानकारी हमने आपको दिया एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 जो थाईलैंड में आयोजित हुआ, इसको लेकर इसका शुभंकर जारी किया गया था लॉर्ड हरमान। तो ये सारी बातें यहाँ से ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। 7वां प्रश्न है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बताएं कि किस राज्य में बाघों की संख्या क्रमशः सबसे अधिक है। बाघों की संख्या किस राज्य में सबसे अधिक है। यहाँ पर देखिए इस प्रश्न के हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा सबसे अधिक है मध्य प्रदेश में। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बाघों की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में है। और रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर जो बाघों की संख्या ये 785 है। तो वर्तमान समय के दृष्टिकोण से सर्वाधिक संख्या है मध्य प्रदेश में, और ये आंकड़े आपको ध्यान रखने के 785 बाघ यहाँ पर है। अगले पॉइंट की बात करें तो इसके बाद जो स्थान है वो है 563 बाघों के साथ कर्नाटक का। और इसके बाद अगर बात करें तीसरे स्थान की तो 560 बाघों के साथ उत्तराखंड इसमें तीसरे स्थान पर है। तो ये चीजें यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। कुछ और भी पॉइंट है बिहार के संदर्भ में, जैसे कि बिहार को लेकर भी इसमें बातें कही गई कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में भी इसकी संख्या बढ़ी है, जो कि बढ़कर अब संख्या हो गई है 54 हो गई, यानी कि 50 प्लस हो गई है। ठीक है, पिछले कुछ वर्षों की अगर हम तुलना करें तो 50 जो क्रॉस किया है, ये पहली बार है जब ये 50 क्रॉस किया है। दरअसल लगातार यहाँ पर कमी देखी जा रही थी, और इसको लेकर बाघों के संरक्षण को लेकर 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। और उस समय की बात करें तो बाघों की संख्या घटकर 400 से भी कम हो गई थी। ठीक है, तो इसके संरक्षण के लिए कर सकते हैं जगह जगह पर टाइगर रिजर्व बनाया गया था, और यही वो परिणाम है कि तकरीबन 3500 बाघों की संख्या हो गई भारत में।
अब यहाँ पर वो चीज़ें हमने ऐड नहीं किया है कि पूरे भारत में ये जो अभी हाल ही में कह सकते हैं रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट के आधार पर बाघों की संख्या कितनी है, ये हम आप पे छोड़ रहे हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि वर्तमान में जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के आधार पर भारत में बाघों की संख्या कितनी है। दरअसल यहाँ पर हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व की। तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व एकमात्र टाइगर रिजर्व है बिहार का, जो कि पश्चिमी चंपारण जिले में है। हालांकि दूसरा जो प्रस्तावित है ये कैमूर में प्रस्तावित है, कैमूर में इसका निर्माण होना है। और यहाँ पर जो हमने आपको जानकारी दिया कि बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में है। ये पश्चिमी चंपारण जो जिला है बिहार का, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला है। ये यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण। अब यहाँ पर वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व को लेकर एक जानकारी आपको हमने दिया था। दरअसल पिछले साल 1 नवंबर 2022 को यहाँ से टाइगर सफारी की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, अभी हाल ही में जो वर्ल्ड टाइगर डे मनाया गया 29 जुलाई को, इसका थीम क्या था? तो 2023 के लिए इसका निर्धारित थीम था बाघ संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी। थीम भी एग्जाम में प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस को लेकर बहुत सारी चीजें यहाँ पर दर्शाई गई है। दरअसल जो आपको हमने बताया था एक प्रश्न कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, तो 1973 में हुई थी। एग्जैक्ट डेट याद रखिए, 7 अप्रैल 1973 को। और उस समय यानी कि तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी भारत की, वो थी इंदिरा गांधी। हालांकि प्रोजेक्ट चीता की भी शुरुआत हुई वर्ष 2022 में। 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर जो कर सकते हैं नामीबिया से चीते मंगाए गए थे, इसी अवसर पर प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की थी 17 सितंबर 2022 को, पिछले वर्ष। अब यहाँ पे हमारा अगला 8वां प्रश्न है कि दिल्ली पुस्तक मेले के कौन से संस्करण का आयोजन हाल ही में प्रगति मैदान में किया गया है? तो दिल्ली पुस्तक मेले का ये 27वां संस्करण है, जिसकी शुरुआत अभी हाल ही में हुई है। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि हाल ही में दिल्ली पुस्तक मेले के 27वां संस्करण का आयोजन अभी हाल ही में दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया है। और आयोजन तिथि की बात करें तो 29 जुलाई से 2 अगस्त 2023 तक ये 5 दिवसीय आयोजन है, जो यहाँ पर दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित हुआ है। और इसका थीम की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 27वां दिल्ली पुस्तक मेला या फिर 27वां दिल्ली बुक फेयर की बात करें हम यहाँ पर, तो इसका जो थीम है ये है राष्ट्र निर्माण के लिए पुस्तकें। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और जो भी छात्र बिहार में रहकर खास करके बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, खास करके 69वीं बीपीएससी एग्जाम की बात करें जो आपका 30 सितंबर को आयोजित होना है, इस एग्जाम को लेकर आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं बीपीएससी मेकर ऐप को डाउनलोड करके। प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, टेस्ट सीरीज को आप अटेंड कीजिए। घर बैठे आप अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन कर पाएंगे। इस कोर्स में आपको सिलेबस आधारित नोट्स, संपूर्ण बिहार जीके, करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज, टेस्ट सीरीज, सेक्शनल टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर आदि आपको मिलने वाले हैं। इस कोर्स में ऑफर संचालित है। ऑफर का लाभ लेने के लिए आपको इस्तेमाल करना है BM100 का ये प्रोमो कोड है। इसका इस्तेमाल करके आप यहाँ पर तकरीबन 50% का डिस्काउंट इस कोर्स में प्राप्त कर सकते हैं। ऑलरेडी हजारों छात्र इसमें ज्वाइन है, तो आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे नवा प्रश्न है कि हाल ही में एशियाई युवा और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया ग्रेटर नोएडा में। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इस चैंपियनशिप का आयोजन गौतम बुद्धा विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में किया गया और आयोजन तिथि की बात करें तो 28 जुलाई से 5 अगस्त 2023, यानी कि शुरुआत हुई 28 जुलाई को और 5 अगस्त 2023 तक ये चलेगी। यह पहली बार है जब इस प्रतियोगिता की मेजबानी भारत द्वारा किया जा रहा है, तो इस लिहाज से भी ये प्रश्न या फिर ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके अगर हम उद्घाटन की बात करें तो इस भारोत्तोलन चैंपियनशिप का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा किया गया, जिसमें एशियाई क्षेत्र के 15 देशों के लगभग 200 एथलीट ने भाग लिया था। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले 10वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि किस देश ने उरुग्वे को हराकर विश्व रग्बी अंडर 20 का खिताब जीता है? तो राइट आंसर होगा स्पेन। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में स्पेन ने उरुग्वे को 39-32 से हराकर विश्व रग्बी अंडर 20 का खिताब जीत लिया है। दरअसल यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी हमने शामिल किया है। स्पेन की चर्चा हुई तो भारत को लेकर जो अभी हाल ही में करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं उसको यहाँ पर लेकर मैं आपको जानकारी दे दूं कि दरअसल 2023 अप्रैल में नई दिल्ली में भारत और स्पेन संयुक्त आर्थिक सहयोग आयोग का 12वां सत्र आयोजित किया गया था। 12वां सत्र था और भारत और किसके बीच? तो स्पेन के बीच। अगला पॉइंट की बात करें तो भारत और स्पेन के बीच राजनयिक संबंध 1956 में नई दिल्ली में स्पेनिश दूतावास के उद्घाटन के साथ स्थापित हुआ था। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध की स्थापना हुई थी वर्ष 1956 में। ये वो वही तिथि थी जब नई दिल्ली में स्पेन की तरफ से स्पेनिश दूतावास यहाँ पर स्थापित किया गया था या फिर इसका उद्घाटन किया गया था। और जयपुर के राजा सवाई मान सिंह द्वितीय को 1965 में स्पेन में भारत के पहले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था भारतीय दूतावास में। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखें। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में इसरो ने श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से
किस देश के 7 उपग्रह लॉन्च किए? यहाँ पे देखिए एक शब्द छूट गया है, देश। तो किस देश के 7 उपग्रह अभी हाल ही में इसरो ने लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर है ये है विकल्प नंबर बी, यानी कि सिंगापुर। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि इसरो ने 30 जुलाई 2023 को सिंगापुर के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है, और ये चौथी बार है जब इसरो द्वारा किसी अन्य देश के उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया। ये चौथी बार है जब इसरो के द्वारा ऐसा किया गया है। हालांकि अक्टूबर 2022 में हमने आपको जानकारी दिया था कि इसरो ने ब्रिटेन के वैश्विक संचार नेटवर्क वनवेव के 36 उपग्रह एक साथ अंतरिक्ष में छोड़ा था। तो ये भी कह सकते हैं उस समय इसरो के नाम एक बहुत बड़ी उपलब्धि दर्ज हुई थी। हालांकि ओवरऑल ये चौथी बार है जब कह सकते हैं किसी अन्य देश का उपग्रह को लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। हालांकि यहाँ पर इसरो की बात हुई तो जो कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, जो कि सरकारी एजेंसी की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को, यानी कि 1969 को। इसके अतिरिक्त अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा है, इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है रॉसकॉस्मोस, इसकी स्थापना हुई थी 25 फरवरी 1992 को। और इसके अतिरिक्त जापानी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है जाक्सा, इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 2003 को। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिवस 1 अगस्त 2023 को मनाया गया है? तो अभी हाल ही में वर्ल्ड वाइड वेब दिवस 1 अगस्त को मनाया गया है। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब दिवस अर्थात WWW दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना, इसे मनाने की शुरुआत वर्ष 1989 में अंग्रेजी कंप्यूटर वैज्ञानिक टीम बर्नसली के द्वारा किया गया था। अच्छा, आप लोगों को मालूम होगा जब आप लोग किसी चीज़ को इंटरनेट पर सर्च करते हैं, किसी वेबसाइट को, तो उससे पहले वहाँ पर WWW लगाया जाता है, अर्थात उसका जो पूरा नाम होता है वो होता है वर्ल्ड वाइड वेब। वो आपको सही वेबसाइट पे पहुँचाने में मतलब कर सकते हैं सक्षम होता है। तो ये चीज़ें यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। और विकल्प में जो आप यहाँ पर देख रहे हैं मजदूर दिवस और बाघ दिवस की, यहाँ पर हमने लिखा है विकल्प नंबर ए और बी में। तो इसको लेकर यहाँ पर आप ये ध्यान रखेंगे कि मजदूर दिवस 1 मई को और बाघ दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो ये सारी बातें यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर आज के इस सेशन को समाप्त करते हैं। और जो जानकारी हमने आपको टेस्ट सीरीज के बारे में दिया, इस प्रोमो कोड का इस्तेमाल करके आप इसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इससे घर बैठे आप अपनी तैयारी का बेहतरीन तरीके से मूल्यांकन कर पाएंगे। आप ये जान पाएंगे कि आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से आप कितने प्रिपेयर हैं। चलिए अब यहाँ पर हम आज के इस वीडियो के प्रश्न है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI ने बिहार के किस जिले को जुलाई 2023 में स्ट्रीट फूड हब का दर्जा देते हुए प्रमाणित किया है? दूसरा प्रश्न है किसने संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास के 62वें सत्र की अध्यक्षता की है? तीसरा प्रश्न है कि वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर हाल ही में कौन बना है? ये तमाम प्रश्नों की जानकारी ऑलरेडी हमने आपको दिया है। कमेंट बॉक्स में जाइए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और दोस्तों, अगर आपको लगे कि इस वीडियो श्रृंखला से आपकी हेल्प हुई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।